और अब अशांति दूतों की दूषित सोच का विश्लेषण सुनिए। दिल्ली में अमन चैन के माहौल से बेचैन हो गए हैं कुछ नेता। ओवैसी ने कहा आज विरोध करो नहीं तो कल तुम्हारा जनाजा निकलेगा। लेकिन अर्थी तो उठ गई अंकित की भी और कांस्टेबल रतन लाल की भी, और जनाजे भी कई उठ गए। लेकिन अभी भी ओवैसी साहब शांत नहीं है। ओवैसी की पार्टी के एमएलए ने कहा हमें देश का माहौल बिगाड़ना आता है। लगता है उसमें पीएचडी हासिल कर रखी है इन्होंने। मैं बढ़ता हूं आगे। भड़काऊ बयानों से ही हिंसा हुई, शाहीन बाग जैसे मंच खड़े हो गए। दिल्ली हिंसा के नाम पर संसद में विपक्ष ने मर्यादा तोड़ी, जैसा धक्का मुक्की की खबर आई सामने। क्या कुछ नेता देश को अशांत करने की लिए सियासी फायदा देख रहे हैं? मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ इस चर्चा में आज एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि बीजेपी रूलिंग पार्टी के मेंबर प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में ओवैसी साहब की पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता एआईएमएम के असीम वकार साहब। दीपक वाजपेयी हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वेद भूषण, उनका अभिनंदन है, दिल्ली पुलिस में कार्यरत रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले असीम वकार साहब आप ही से शुरू करता हूं। आपके सर्वोच्च नेता असाउद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों को खंडर बना दिया गया है। एनआरसी और एनपीआर टाडा कानून से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो जनाजे और निकलेंगे। क्या कहने की आवश्यकता थी? दिल्ली की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। मंशा क्या थी इसके पीछे? नहीं तो जो सच्चाई दिख रही है टेलीविजन पे आप लोग दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं वही तो उन्हीं ने बोला है। आप चैनल पे दिखा रहे हैं जले हुए मकान, खंडर बने हुए इलाके, बिल्कुल जले फूकी दुकानें, लुटी हुई खाली मुस्लिम इलाके, जली हुई गाड़ियां, खाली मुस्लिम इलाके खंडर हो गए हैं। जबान से कह रहे हैं। चांदबाग शिवपुरी खंडर नहीं हुए? नहीं सर, अभी आपने एक बात है कही कि उमर खालिद ने जो बयान मैंने दिया, तो आपसे सवाल पूछा ओवैसी साहब पर। जब उमर खालिद की बारी आएगी तो वो मैं सवाल पूछ लूंगा। हो सकता है उमर खालिद भी इस बहस में बीच में जुड़े, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ओवैसी साहब को लेकर है। सर सुन तो लीजिए। जी सर। अरे सुनिए सर, मैं तो बिल्कुल सुन रहा हूं आपको। सुनिए सर, सुनिए। सिर्फ मुस्लिम इलाके खंडर हुए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। कपिल मिश्रा का कॉल रिकॉर्ड निकालिए। नहीं, कपिल मिश्रा का कॉल रिकॉर्ड निकालिए। कहीं आपस में कनेक्शन तो नहीं है? भाई उमर खालिद ने बयान दिया, कपिल मिश्रा सड़क पर उतर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कनेक्शन है, कोई बातचीत हो रही हो आपस में? कपिल मिश्रा का सवाल मैं संबित पात्रा से पूछ लूंगा। मैं अभी आपसे ओवैसी साहब का सवाल पूछ रहा हूं। अभी मैं आपसे ओवैसी साहब का सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उन पर आप नहीं जवाब देना चाहते तो बात अलग है। फिर आप उनका नहीं बचाव कर पा रहे आज। अरे किसने आपसे कह दिया? आप क्या कमाल क्या? हंसने की बात नहीं है सर। अभी तो आप लोग बड़े सीरियस थे, खंडर की बात कर रहे थे, अभी आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मुझे तो हंसी नहीं आ रही सर। खंडर के नाम पर और जनाजों के नाम पर मेरे मुंह पर तो हंसी नहीं आती सर। नहीं 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 नहीं, आप फिर मैंने आपसे कह दिया। अगर आप मुझे थोड़ा सा पिन मारेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आसिम भाई आप मुझे आप कहने लगते हैं। फिर अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो डिबेट की मर्यादा में रहिए। मैं तो डिबेट की मर्यादा में रह रहा हूं। पर्सनल मत होइए। मैं तो बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा। हो जाएंगे तो फिर गजब हो जाएगा आपके लिए। आप ही के नेता ने खंडर और जनाजे की बात करी, मैं तो उसी में सवाल पूछ रहा हूं आपके लिए। आप कह रहे हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही कही है। इससे बुरा क्या होगा कि दिल्ली में दंगा हो गया, इससे बुरा क्या होगा? मेरे लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपकी गंदी पत्रकारिता की वजह से दिन देखना पड़ा है। ठीक है सर, अब आप कुछ भी बोले। आपकी गंदगी, आप जैसे की गंदी पत्रकारिता की वजह से दिन देखना पड़ा है। आप जैसों ने जो गंदी पत्रकारिता की है उसकी वजह से दिन देखना पड़ा है। देश चलाने वाला काम किया आप लोगों ने। और कुछ आपको पत्रकारिता की मर्यादा पहचानना चाहिए। सर मुझे पत्रकारिता की मर्यादा पता है। मुझे पत्रकारिता की मर्यादा पता है। आपको शायद अपनी मर्यादा नहीं पता। आपको शायद अपनी मर्यादा नहीं पता। मुझे पत्रकारिता की मर्यादा भी पता है और मुझे सलीका भी पता है। अगर एक सेकंड मुझे अब आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप बहस में भी इस स्तर पे उतर आते हैं जैसा आप अपने बयानों में आपके नेता उतर आते हैं। आपने डब्बा गोल कर दिया जब मैंने ओवैसी साहब के पर सवाल पूछा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल पर तो आपने आने ही नहीं दिया मुझे। उन्होंने बोला कि अमन कैसे जाएगा ये भी हमें पता है।
हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश हैं। अगर बात हम पर आएगी तो अमन और अमान रखना हम जानते हैं। अब बताइए किस किस पर आप सवाल पूछूं? अभी आप मेरी मर्यादा पे पहुंच गए, मेरी पत्रकारिता पे पहुंच गए। मेरी पत्रकारिता सच्ची है, इसीलिए आपको चुभती है, और जितनी चुभेगी, जितनी आप गाली निकालेंगे, उतनी मेरी पत्रकारिता बेहतरीन है। इसीलिए आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लगातार कई 100 हफ्तों से ये शो नंबर 1 है। जनता का सर्टिफिकेट नंबर 1 होता है। अगर ओवैसी साहब और उनकी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए होता तो शायद मेरा भी हाल वही होता, तो कईयों का हुआ है। लेकिन मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपकी मर्यादा मैंने देखी, आपकी शालीनता मैंने देखी, और आपको तब भी मैं बुला रहा हूं बहस के अंदर। शांत रहिए आप। अब मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, दीपक बाजपेयी भी है। पहले मैं आप दोनों के पास नहीं आऊंगा। मेरे साथ इस चर्चा में इस समय वरिष्ठ नेता अबू आजमी साहब जुड़ गए हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आजमी साहब, एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद, वो कहते हैं कि शांति की खातिर 370 पर हम कुछ नहीं बोले, बाबरी मस्जिद के फैसले को भी हमने चुपचाप कबूल कर लिया, लेकिन अब जब भी ये कौम खड़ी हो जाती है, इनकलाब लाती है, अब हमारे वजूद का सवाल आ गया है, तो हम लोग सड़कों पर आ गए हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बयान कोट कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल इसमें बुराई क्या है? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेज जब इस देश में था तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए 1857 की आज़ादी की जंग की आप हिस्ट्री उठा कर देखिए, 1947 की आज़ादी की जंग आप देखिए, इन सब में मुसलमान कहीं पीछे नहीं था। देखिए, उन्होंने बहुत सही कहा ना कि आर्टिकल 370 हटा, हम चुप रहे। उस वक्त जो है आपने इन लोगों ने जो हटा दिया, ये शरीयत में मुदाखलत करके 3 तलाक का बिल लाया, हम चुप रहे। अच्छा, ये आपने एक और जोड़ लिया? नहीं, क्या जोड़ के मैं सही तो कह रहा हूँ ना, हम चुपचाप बैठे ये उन्होंने नहीं बोला, बर्दाश्त करते रहे। गाय और बैल के नाम पर इतने लोग मारे गए, सुनिए, मैं आप जोड़िए ना उसमें, गाय और बैल के नाम पर मारे गए, हम चुपचाप बर्दाश्त करते रह गए। इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को जुल्म हुआ। ऐलान किया हिंदू सभा ने कि 2100 जोड़े हम बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर मुस्लिम औरतों को हिंदू बनाएंगे, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए, जब ये आ गया कि इस देश का संविधान जिसको देखकर हम पाकिस्तान नहीं गए थे, हमने गांधी जी की जय जयकार किया था और मोहम्मद अली जिन्ना को मुर्दाबाद कहा था, और उसी मुल्क में आज हमारा आशियाना छीनने की बात की जाए, और जब ये कहा जाए कि हम सबको आने देंगे लेकिन एक ही को नहीं आने देंगे। आप बताइए मुझे, इस देश में पहले से नहीं, सुनिए ना, सिटीजनशिप का देने का लॉ है। इसके पहले बहुत सारे पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां सिटीजनशिप दी गई है। दीजिए ना हिंदू भाइयों को, कोई मना ही नहीं करता, जितने लोग आते हैं सबको दीजिए। लेकिन आप जानबूझकर कहोगे मुसलमानों को नहीं देंगे, तो मरता क्या नहीं करता? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के पुजारी हैं। सड़क पर उतरेंगे, उतर करके कानून को हाथ में नहीं रखेंगे। बहुत ही शालीनता के साथ, जिस तरह हमारी बहनें आप देख रहे हैं इतने दिनों से बैठी हैं, 4-4 बार रिवॉल्वर लेके घुस गए लोग, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं हुई, बैठे आराम से। इससे ज्यादा क्या शालीनता चाहते हैं? लेकिन ये होगा, अगर मारना गोली मारिए, बर्बाद कर देना कर दीजिए, जो करना कर दीजिए, लेकिन इस तरह की चीजें कि नारे लगाना। और आज तक बताइए आप मुझे कि कपिल शर्मा मिश्रा ने, पूरी दुनिया उनको क्रिटिसाइज कर रही है, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, और सरकार ने छोटे छोटे भाषण देने पे लोगों पे देशद्रोह का कानून लगा दिया, लेकिन कपिल मिश्रा को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो इन चीजों में अगर हमारे एक नेता ने, किसी ने बात कहा, तो मैं नहीं समझता कोई गलत बात का। हम किसी हिंदू को मारने की बात करें, हम देश को तोड़ने की बात करें, तो जरूर हमारी गलती है। हम इस देश के रहने वाले हैं, अगर हम इस देश पे अपना हक मांगते हैं, इस देश के संविधान के लिए। आपको पूरा 2.5 मिनट का वक्त दिया आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अबू आजमी साहब, मैंने पूरा आपको 2.5 मिनट का वक्त दिया आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, लेकिन आपने कई बातें रखी। मैं सीधा संबित पात्रा का रुख करता चाहता हूं। संबित पात्रा, एसटी हसन साहब ने तो कुछ पॉइंट्स बोले थे, इन्होंने इसमें 3 तलाक को भी ऐड कर दिया। योर रिएक्शन क्विकली? क्विकली नहीं, देखिए, दो लोगों ने कहा है, मुझे उत्तर देने दीजिए। पहली बात तो है, आपके पत्रकारिता पे भी सवाल कर दिया, हम सब पे भी सवाल। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने नहीं कहा। नहीं, मैं उससे पहले भी कोई थे, मुझे दोनों का जवाब देने दीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए आप जरा। देखिए, इनको ये जो तथाकथित लिबरल्स है, इनको वही पत्रकार अच्छे लगते हैं जिनके डेस्क के ऊपर ओसामा बिन लादेन का डॉल रखा रहता है। कुछ पत्रकार हैं आजकल देश में
मैं चिल्ला के कहना चाहता हूं, जो ओसामा बिन लादेन की पूजा करते हैं ये लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और ये धिक्कार का विषय है। ओसामा बिन लादेन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका डॉल और जिसकी मूर्ति आप अपने डेस्क के ऊपर रखें। यह पत्रकारिता का रिवाज नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बहुत इज्जत करता हूं, दोनों बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं। एक भाई ने कहा, आपको धमकी देते हुए कहा कि आप मुझे पिन मत मारिए वरना देख लीजिए मैं क्या करूंगा। डिबेट में इतने बड़े नेता अगर इस प्रकार देश के एक एंकर को, हम लोगों को इस प्रकार ओपनली चुनौती दे सकते हैं, तो सोचिए ये लोग मौजपुर के सड़क पर क्या कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टीवी पे ही हो रहा है। तीसरा, अबू आजमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देश के जाने माने नेता है, राइट हैंड है समाजवादी पार्टी के। इन्होंने क्या कहा अभी? इन्होंने कहा आपने 370 हटा दिया, हम चुप रहे। मंदिर बना दिया, हम चुप रहे। मुदाखिलात दिया आपने, ट्रिपल तलाक जैसे बहुत पावन चीज को हटा दिया, हम चुप रहे। हम कब तक चुप रहेंगे? मरता क्या नहीं करता है। मतलब आप अंकित शर्मा को घसीट के 400 बार गोद दोगे? आप उसकी जान को निकाल दोगे? ये तो आप लोगों को एक सेकंड साहब कीजिए साहब, मैं कभी भी बिल्कुल नहीं, कभी भी इस देश के अंदर सुन लीजिए, ये सुन, पहले इनकी आवाज कम करिए। ऐसा नहीं, ये दंगे की तरह डिबेट नहीं होगा, मुझे अपने विषय को रखने दिया जाए, पूरी तरह से रखने दिया जाए। कि आप सभ्यता के साथ बहस करते हैं, बाकी लोग भी सभ्यता के साथ बहस करते हैं। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब लोग बोले और उसके बाद पूरी बात जब की जाए, ये मेरा निवेदन है, इसको मुझे लगता है स्वीकार करेंगे आप। धन्यवाद जी। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने खुद कहा हम कब तक चुप रहेंगे और मरता क्या नहीं करता। कौन मार रहा है? सीएए का कानून, मुझे दिखाइए वो लाइन जिसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान को मारता है। कहां पर लिखा हुआ है? ये ऐसा नहीं चलेगा। आप मुझे आवाज को कम करिए, मैं स्टूडियो में हूं, मैं चाहूं तो सबके बीच में लगातार चिल्ला सकता हूं। नहीं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। 30 सेकंड का दीजिए। ऐसा नहीं होता। ये भिक्षा मांग, ये बोल रहे मरता क्या नहीं करता, किसको मार रहे हैं? हमें तो 1 सेकंड बोलने नहीं देते, हमें 1 मिनट अपने विषय को रखने नहीं देते। ये सड़क पे क्या करते होंगे? ये सड़क पे क्या, हमें यहां पे धमकाते हैं कि तुम बोल के देखो हम तुम्हारा क्या हासिल करेंगे। ये सड़क पे क्या करते होंगे? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जो टीवी डिबेट पे हमें 30 सेकंड बोलने नहीं देते हैं, ये सड़क पे क्या करते होंगे? हमने शांतिप्रिय हम हैं। आप देखिए, मुझे 5 मिनट तक धैर्य धर के मुस्कुराते हुए शांति से मैंने दोनों की बातें सुनी और दोनों अभी मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। जी, अब सुन लीजिए मुझे। अब आप अपनी बात को 40 सेकंड में कंप्लीट करिए। जनाजा किसका उठा? ओवैसी साहब कहते हैं जनाजा उठा आलोक तिवारी का, जनाजा उठा प्रेम सिंह का। क्या गलती थी अंकित शर्मा की कि जनाजा उसका उठा? नितिन कुमार की क्या गलती थी उसकी जनाजे? दिलबर नेगी जिंदा जला दिया, हाथ पैर को काट के, क्या गलती थी जनाजा उठा? रतन लाल का क्या गलती था जो उसका जनाजा उठा? खंडर की बात करते हैं, बवंडर भी करें आप, खंडर बनाएं आप, और यहां पर आके सवाल पूछे हमसे? नहीं अमीश भाई, दुख दर्द भरा हुआ है, बोले दीजिए। और ये हम कोई झूठे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये संयोग नहीं प्रयोग है, ये सुप्रीमेसी का प्रयोग है। इनको लगा कि शाहीन बाग पे हमारे ऊपर लाठी नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकेटर भेजा है, पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी की वो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्ला। ठीक है, जवाब ये करना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये बात पहले भी बोली, मैं अभी बोल रहा हूं, संबित पात्रा, खंडर दोनों तरफ हुए हैं, खंडर एक तरफ नहीं हुआ सिर्फ। किसके कारण खंडर हुआ? खंडर दोनों तरफ हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं मार्केट भी जली। अरे मैं तो कह रहा हूं, एक भी मुसलमान का दुकान सरकार में, इसलिए आपको दोनों तरफ की बात भी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला एक सेकंड, यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पर देश की बात है। सुनिए, मैं तो बोल रहा हूं, मैं यहाँ धर्म नहीं देखना चाहता, जी, मैं इंसानियत देखना चाहता हूं। धर्म को लेके कौन आ रहा है? ठीक है, लेकिन अब कह रहा है चुप नहीं बैठे। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको ऑडियो एक सेकंड। अबू आजमी आपने बात को बोला, आपने कहा मरता क्या नहीं करता। नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूं अबू आजमी जी, आप दिखाइए सीएए में कहां लिखा हुआ है मुसलमानों को मार देना है, उनके घर से धकेल देना है, उनकी प्रॉपर्टीज लूट लेनी है? मैंने कहा कि सरकार के बनाए हुए कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, होना चाहिए। आप अभी कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी जितने लोग मरे हैं, चाहे किसी धर्म के हो, कहीं के भी हो, हम हमेशा ही शांत हैं। मैं कभी भी मैं इनकी तरह से नीचे सतह की राजनीति नहीं करता। मरे भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और नीच है, मुझे मेरा दिल धड़कता है, मैं आंसू बहाता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि सरकार किसकी थी? होम मिनिस्टर कहां सो रहे थे? आईबी
नीच हैं क्योंकि हमने अंकित शर्मा के बारे में क्या बोल दिया, हम नीच हैं। हमने आलोक के बारे में क्या, रतनलाल के बारे में क्या बोल दिया, हम नीच हैं। आई अंडरस्टैंड, आपको बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली उसको करेक्ट भी कर दिया। निचले स्तर की बात, मुझे लगता है कि अबू भाई एक सेकंड, देखिए दीपक भी है मेरे साथ इस चर्चा में, असिस्टेंट फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मेरे साथ इस चर्चा में है। आप छूट दें दंगे की, अबू आजमी साहब आपने बोला कि देखिए 370 भारत की सरकार ने हटाई, सदन में हटाई। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हटा और उस पर भी सदन ने मोहर लगाई। पॉइंट नंबर 3, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होकर आया। अब ये इन तीन चीजों का गुस्सा था जो सीए के साथ अकोमोडेट हो गया। हम चुप तो रहे इसका कि नहीं मतलब रहे? सीए का विरोध नहीं है, ये इन 3 चीजों का विरोध है। एसटी हसन यही कह रहे हैं, आप भी उस बात की तकरीर कर रहे हैं। हाँ सुनिए जी, मेजॉरिटी के ऊपर, मेजॉरिटी के घमंड में, मेजॉरिटी के अहंकार में कोई मेजॉरिटी का घमंड पास करा देना, पूरी बात तो सुने देंगे। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपके पास है, आपने मेजॉरिटी के अहंकार में बिल पास करा दिया भैया, लेकिन ये बिल मेजॉरिटी हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। राम मंदिर हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। नहीं, ठीक है, किसने दिया है? झूठ बोलकर, झूठ बोलकर आप यहाँ सिखाएंगे मेजॉरिटी, हिंदुस्तान की जनता को क्या मेजॉरिटी होता है और कैसे वोट करना है, ये अबू आजमी सिखाएंगे क्या? झूठे आदमी को मेजॉरिटी एसटी हसन सिखाएंगे कि आपने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा है। मैं सवाल पूछता हूं अमीश देवगन जी, इस व्यक्ति ने अभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत दी है शरीयत के कानून में। आप बताइए, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, जो सुप्रीम कोर्ट को नीचे दिखाता है, उसे नीच कहता है, उस आदमी को टीवी डिबेट में हमें बर्दाश्त करना चाहिए क्या? उसको पढ़ा लिखा बड़ा नेता बना के टीवी डिबेट में हमें इनवाइट करना चाहिए क्या? मैं ये सवाल पूछता हूं, आप इनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और ये बोल रहे हैं मुसलमान कब तक चुप रहेगा? मतलब मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेगा? क्या सवाल है? मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इन्होंने कहा ना, तो ये आज एक्सपोज कर दे, आप एक्सपोज करिए इनको कि ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की तरफ से झूठ फैला रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में देखिए आपने जो बात बोली है, इसका सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन है, पब्लिक भी इस पर अपनी तरह से रिएक्ट कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अबू आजमी साहब, आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। देखिए इस समय दिल्ली में जो आग लगी थी उसकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई हैं। आप कह रहे हैं कि हम कब तक रुकेंगे, आपके सांसद कह रहे हैं कि हम लोग सड़कों पर आ गए हैं। ओवैसी साहब ने जो बोला वो मैंने बताया कि मुस्लिम इलाकों को खंडर बना दिया गया है। उसके आगे जो बोला वो भी मैंने बताया। मैं आपसे समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि गुस्सा काहे का है? अमीश जी, ये गुस्सा का, दीपक बाजपेयी, एक सेकंड अमीश जी, दीपक बाजपेयी होल्ड करिए जी। अमीश जी, दीपक बाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सेकंड अबू आजमी से एक सवाल का जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे को 40 सेकंड दीजिए। अबू साहब, गुस्सा किस बात का है? ये जी बोलिए, ये गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि जिन लोगों ने भारतवर्ष के अंदर रह करके भारतवर्ष का झंडा बुलंद किया और गांधी जी की जिंदाबाद किया, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और देश के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिंदाबाद करके पाकिस्तान मुर्दाबाद किया। आप आज उस पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो गांधी जी के खिलाफ थे, उस वक्त गांधी जी के पास नहीं आए, उनको लाना चाहते हो, लाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यहाँ के एसटी हसन गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, जो भी बात आप गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी बात होती है, महात्मा गांधी ने कब बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को मत मानिए, को आप भारत के सदनों को मत मानिए? महात्मा गांधी ने किस अपनी किताब में ऐसा बोला है, किस भाषण में बोला है? अगर आप कोट करते तो बेहतर होगा। सुनिए, ये बात कहेंगे ना तो एमआईएम के जो आदमी ने कहा ना, वही बात फिर मैं भी कह दूंगा। अगर आप ये बात क्या कह देंगे? आप बात कीजिए पत्रकार। नहीं, सुन लीजिए, मैं जानना चाहता हूं। एक सेकंड अमीश भाई, शांतिपूर्वक आप कह दीजिए, आज जो एमआईएम के नेता ने कहा आप कह दीजिए, शांतिपूर्वक कह रहा हूं। एक सेकंड नहीं, पार्टी इनको भी आज एक्सपोज करके बोल रहे हैं। इन्होंने आपने कहा ना कि एमआईएम के नेता वारिस पठान ने जो कहा आप वो कह देंगे, कहिए। 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ ये कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे बड़े होशियार हो आप, चाहते हो किसी तरह दंगा हो जाए। मैंने एमआईएम के नेता के खिलाफ मैंने कहा कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। क्या लगता है होशियार भी ना हो? सुनो,
सुनो 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 धमकाइए मत यहाँ पे। मैंने एमआईएम के उस बयान पर पिन मार के दिखाओ फिर हम क्या करते हैं, मरता क्या नहीं करता। जब टीवी डिबेट में इस प्रकार की धमकी की भाषा ये नेता इस्तेमाल कर सकते हैं अमीश भाई, तो सोच के देखो उत्तर प्रदेश किस प्रकार जाफराबाद की सड़कों में इन लोगों ने क्या नंगा नाच किया होगा। इसी तरह से ताहिर हुसैन के घर पे गंगा जल के नाम से किसी नहीं सकती। आप तो गए थे ताहिर हुसैन के छत के ऊपर, पेट्रोल बम ऐसे ही नहीं आ गया था। जी मैं तमाम पैनलिस्ट से निवेदन आना चाहिए आप लोगों को, लाया था पेट्रोल पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आप राजनीति के लिए आप भाई भाई बनाना चाहते हो, पता है जी। एक सेकंड, अब मैं दीपक वाजपेयी का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं दीपक वाजपेयी। ताहिर हुसैन का जो मामला था वो सबके सामने है। ताहिर हुसैन अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपने डिबेट में सबको 2.5 से 3 मिनट का इंट्रोडक्टरी नोट देने की छूट दी है। मैं उसको आपसे दरख्वास्त करता हूं बिल्कुल आप कि मैं ये बात कह सकूं। दीपक जी बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए, ताहिर हुसैन कहां पर है? मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे वो मौका दीजिए 2.5-3 मिनट का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अमीश भाई, इस देश की जो राजनीति है इसको पिछले 100 सालों में आप समझे। 1903 में महर्षि अरविंद और उनके भाई ने अनुशीलन समिति शुरू की थी बंगाल में, और वो अनुशीलन समिति में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने पूरे बंगाल के अंदर अंग्रेजों की वो गत कर दी कि सारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जजों ने वहां से भागते हुए अंग्रेजों को लिख के दिया कि हम बंगाल के अंदर शासन नहीं कर सकते। 1906 में अंग्रेजों को बंगाल तोड़ना पड़ा, 1916 में वापस जोड़ना पड़ा, और 1911 में अपनी राजधानी बंगाल से लाके और दिल्ली लेके आनी पड़ी डर के मारे। ये हिंदू मुस्लिम एकता जब देश के लिए खड़ी होती है तब ये होता है। लॉर्ड कर्जन वायली ने अपनी हार से निराश होकर नवाब की सदारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करवाई, और दोनों को जिम्मा दिया देश में नफरत फैलाने का। इन लोगों ने साथ मिलकर नफरत फैलाकर कांग्रेस के खिलाफ, गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के बाद 1935 में पहला चुनाव हुआ, 1937 में 8 जगह पे कांग्रेस की सरकार आई। जब कांग्रेस ने कहा कि हमें आजादी का कैलेंडर दो वरना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएंगे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ आई, इन्होंने कांग्रेस की जगह सरकारें बनाई। ये बंगाल की सरकार में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री थे, ये और मुस्लिम लीग साथ मिले हुए। इन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम बंगाल में कुछ लेंगे। इन्होंने 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि अगर देश का विभाजन नहीं हो सकता तो बंगाल का विभाजन जरूर कर दीजिए। ये वो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। क्या कहने की ये लगातार नफरत फैला रहे, इसलिए ये साथ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ हिंदू महासभा नफरत का माहौल बना रहे। ये दोनों लोग दीपक ताहिर हुसैन मुस्लिम लीग के थे, हिंदू महासभा के थे, जिनके बम, पेट्रोल बम, गुलेले, पत्थर, डंडे सब मिले और वो इस समय फरार हैं। अमीश सुन लीजिए जी सर, अमीश सुन लीजिए जी, ये दोनों सुनिए। नफरत का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, धर्म के नाम पे नफरत का कोई स्थान नहीं है, और ये दोनों दल एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। हमें नफरत को ना करनी पड़ेगी हर मंच पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति को ना करनी पड़ेगी हर मंच पे, और अगर हम नहीं करेंगे तो देश इसी तरह आग में झुलसता रहेगा। ये हर दल की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां एक दूसरे को ऑक्सीजन देती हैं, आपने बोला आपको ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे कि नहीं। यही अडवाणी जी जाकर जिन्ना की मजार पर पुष्प चढ़ाते और कहते वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। ये नफरत की राजनीति को ना कहना बहुत जरूरी है। इस इतिहास पर सवाल पूछना पड़ेगा। ये मुस्लिम लीग वाले तक जल रही थी, ये हिंद, ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंग है। ये आरएसएस के साथ मिलकर नफरत फैलाते। वारिस पठान भी जो काम कर रहा है सुन लीजिए, इन दोनों का यही धर्म है। इसको ना करना पड़ेगा नफरत की राजनीति को। जी बिल्कुल, आप ये मफलर ढक लेने से जो है ना खाकी पैंट नहीं छुप जाएगा। शांत रहिए आप। शोएब जमई, आपने अपनी बात को रखा। मैं दीपक वाजपेयी आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूरी कहानी बताया और पूरे पैनल ने आपकी इस कहानी को सुना, लेकिन ना तो ताहिर हुसैन मुस्लिम लीग के हैं, ना ही वो हिंदू महासभा के हैं, वो आपकी पार्टी के हैं, और वो इस समय नदारत हैं,
फरार हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हालांकि आप लोगों ने उनको पार्टी से सस्पेंड मैं ये कर दिया कहना है। चाहता हूं इसके ऊपर अमीश जी अमीश भाई, इससे मैं ये कहना चाहता हूं, एक पल भी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो केवल आरोपी ही क्यों ना हो, हम उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। कानून अपना काम करेगा। अब मैं कोई उस पर नहीं जाना चाहता कि उसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स जिस दिन डिस्कस करनी थी मैंने डिस्कस की थी, पार्टी से निकाल के बाहर किया हमने। 2 मिनट दिया तो। और आज मैं ये कहता हूं कि जब तक वो पाक साफ नहीं होंगे उनका कोई स्थान नहीं है। धर्म की राजनीति करने वालों का और इसका कोई स्थान नहीं है। दीपक, क्या पुलिस, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्या फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, फिर मैं सरकार से भी सवाल पूछूंगा, क्या पुलिस नहीं कर पकड़ पा रही? क्या पुलिस का रवैया ढूलमूल रहा, जो कई बार आरोप लग रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर? पुलिस के ऊपर जब से दंगे हुए हैं, जब से शाहीन बाग हुआ है अमीश भाई, उस दिन से सब लोग सवाल पैदा कर रहे हैं पुलिस के बारे में। अब मैं आता हूं सीधा, जो अभी रिसेंट दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, आप वक्त देखिए किस दिन दंगे हुए हैं। अमेरिका के अंदर जब जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए हैं इंडिया के अंदर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपको याद होगा जब आए थे तो लखनऊ में दंगे हुए थे, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। जब खालिस्तान के अंदर टेररिज्म पीक पर था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही उनका फ्लाइट यहां टच हुआ था, रोहड़ू के अंदर 40 आदमी बस से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, आप चुप रखिए थोड़ी, आपकी तारीफ करूंगा मैं अभी, आपकी पार्टी की बहुत अच्छी तारीफ है, पहले सुन लीजिए, पहले औरों की भी सुन लीजिए। आपने बहुत बड़ी रिसर्च करके आए इतिहास के बारे में, और लोगों का इतिहास भी जान लीजिए। रोहड़ू के अंदर किन लोगों ने किया था, उसमें आईएसआई का हाथ आया था, 40 आदमी मार दिए गए थे। क्लैरिफाई कर दूं, आप जल्दबाजी में पंजाब को खालिस्तान बोल गए, मुझे लगता है कि आपको वो शब्द वापस ले लेना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया खालिस्तान, पर वो उससे जुड़ा हुआ मामला था। अब मान लिया पंजाब खालिस्तान नहीं है, पंजाब को मान लीजिए। अब ये जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लैंड कर रहे हैं, उस दिन जाफराबाद में रात को 1:35 पर अचानक महिलाएं बच्चे सड़क पर आकर बैठ जाते हैं और ये दंगे की शुरुआत होती है। इस दंगे की शुरुआत का बीज डाला जाता है। अब आप आगे की बात चलिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े दंगे कहां हुए? डेट्रॉइट और लॉस एंजलिस के अमेरिका के अंदर हुए। पैटर्न टैंक बुलाने पड़े थे उस दिन उनको क्लियर करने के लिए। 5 दिन तक एलए के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर कोई पुलिस, कोई आर्मी, कोई शासन नहीं था। 1 बिलियन प्रॉपर्टी का उस दिन लॉस हुआ। 52 persons were killed in that riots. तो what you want? मैं कह रहा हूं कि ये नहीं है, ये लोग जो कह रहे हैं, पुलिस को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा एक जवान शहीद हो गया, आईबी का एक आदमी जिस तरह से मारा गया निशान तरीके से, ये इशारा करता है कि इसके तार आईएसआई, पीएफआई और डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए। अब ये एक्सपोज होंगे, इनकी कहानी खुल के आएगी। 120 करोड़ रुपए ईडी इन्वेस्टिगेशन, इसके अनिश जी ये तार इसके बहुत लंबे हैं। ये केवल एक ताहिर हुसैन नहीं है, ये केवल ताहिर हुसैन नहीं है। पुलिस पे सवाल लगाना बहुत आसान काम है। एक दिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके चैनल पैनल पे जो बैठे हुए, यदि पुलिस की गोली से 50 आदमी मर जाते, ये जो राइटर्स मारे जाते, कि ये लोग क्या बोलते? ये पानी पी पी के पुलिस को कोसते कि पुलिस जल्लाद है, और अमेरिका के ये मैसेज देना चाहते थे वर्ल्ड के अंदर कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आए और देखो किस तरह से स्वागत किया गया है, और मुसलमान कितने अनसेफ है इस हिंदुस्तान के अंदर। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बिल्कुल ये मैसेज देना चाहते थे कि पूरे दुनिया में। और आज पाकिस्तान मिठाइयां बांट रहा है, आज पाकिस्तान के आप चैनल पर, अरे आप पाकिस्तान के चैनल खोल के तारीफ की जा रही है, आप लोगों ने काम करा है हिंदुस्तान में, बड़ी तारीफ की जा रही है पाकिस्तान की। आप इंडिया के चैनल, पाकिस्तान के चैनल देखिए, वहां पर कितनी तारीफ हो रही है हमारी। 1 मिनट दीजिए, आप उससे बढ़ के करना चाहते थे आपका वक्त बोलिए। 60 सेकंड। देखिए अमीश जी, मैं पहले बात तो ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो मुरलीधर जज साहब थे, उन्होंने कहा कि एफआईआर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर कब होगी। देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दूसरी, दिल्ली पुलिस को उन्होंने झड़प लगाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने झड़प लगाई कि आप एम्बुलेंस को क्यों नहीं आने जाने दे रहे हैं, अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को आने के लिए क्यों नहीं दे रहे। जब वो बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही, उसके बाद से ही शुरू हो गया कि भाई अब ये किसके ऊपर थोपना है दंगों की, क्योंकि यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों नेताओं के जो है वीडियो चलाए अपने हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी बात यह है कि अभी संबित पात्रा जी लाशें चुन चुन के जो है अपने नाम ले रहे थे। मुझे यह बताइए कि अंकित शर्मा की डेथ हुई, हमें भी बड़ा दुख है, रतन लाल जी की हुई,
लेकिन मेहताब जो बिरिजपुरा से थे, मारूफ अली जो भजनपुरा से थे, इश्तियाक कबीर नगर से, फुरकान खरदरपुरा से, फैजान लोधी से, नाम पढ़ने शुरू कर दिए। अब हिंदुओं का भी नाम भी पढ़ दीजिए, औरों के नाम पढ़ दीजिए। मुदस्सर मुस्तफाबाद से, मुबारक हुसैन बाबरपुर से। कहना क्या चाहते हैं पूछो। इनके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? सबके बारे में बात होनी चाहिए। सभी के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे दंगों का विश्लेषण, पूरे दंगों का विश्लेषण हो रहा है ना। पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहा कि इश्तियाक 5 गोली सीने पे मार दी। उसकी विधवा पूछ रही है, अमीर जी उसकी विधवा पूछ रही है, क्या मेरे इश्तियाक की जान की कोई कीमत नहीं है? आप लोग मतलब जो है यहाँ से क्या मजाक बना के रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी दंगे भड़काने का काम करता हो, चाहे वारिस पठान हो या कपिल मिश्रा हो या परवेश वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल मेरा है। ठीक है संबित, 30 लॉ से चुनने का काम करते हैं आप लोग, लॉ से चुनने का काम करते हैं। आपने अपनी बात को रखा, आपने 60 सेकंड मांगे थे। मैं दोनों की बातों का जवाब, यू आर गेटिंग इमोशनल आल्सो। सबको दुख है, सब किसी के भी जाने का सबको दुख है, सबको दुख है। एक सेकंड रतनलाल जी के परिवार का भी दुख है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सबका दुख है। तो शाहीन बाग को बनने नहीं देना चाहिए था। ये संबित पात्रा ने सिखाया सबको कि भाई सरकार का विरोध करना हिंदुओं का विरोध बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ना ये संबित पात्रा जी ने आपके डिबेट में नहीं कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ वरना कटने के लिए तैयार रहो। आप ही की डिबेट थी, कॉन्क्लेव था, रागिनी नायक जी मौजूद थी। सरकार इसके लिए माफी मांगेंगे। कई सारे सवाल हैं। एक सेकंड शांत रहिए। सदन के अंदर भी आज गृह मंत्री को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए। क्या आपको लगता नहीं है सरकार की भी जवाबदेही है? 3 दिन तक ये क्यों होता रहा? क्या आप डिस्कशन करने को भी तैयार नहीं है? मैं जवाब सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पहली बात है, मुझे लगता है कि इनको रो भी रहे थे हमारे भाई, और रोने के समय चिल्लाना नहीं चाहिए, थोड़ा आराम से। हम आपके आंसुओं के साथ हैं, आप इसको हम कदर करते हैं, मगर आप चिल्लाएं ना। दूसरी बात, देखिए अभी दीपक भाई से डिबेट रहा, दीपक भाई ने कहा कानून अपना काम करेगा। जब कानून अपना काम जामिया में कर रहा था यही पुलिस वाले, तो मनीष सिसोदिया, दीपक भाई से बड़े नेता है, मैं मनीष सिसोदिया को मानता हूं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था पुलिस आग लगा रही है, पुलिस बसों में आग लगा रही है। किस प्रकार का इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट था दीपक भाई, आप याद करिए। आप ही के बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था आई स्टैंड विद शाहीन बाग, और ताहिर हुसैन आप ही के चैनल में कहा था, जहां तक मुझे याद है, आपके कॉन्क्लेव में कहा था कि आई स्टैंड विद शाहीन बाग। और याद करिए ये वही ताहिर हुसैन है जो आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी का खासम शाहीन बाग सरकार के खिलाफ आवाज है। शाहीन बाग का मतलब ही नहीं है सरकार के खिलाफ विरोध करना। हिंदू विरोध कैसे हो गया? शोएब जवाई देवगन जी आप भी लोग बैठे हैं, आप भी डेमोक्रेसी समझते हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस का विरोध नहीं करती? ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सरकार का विरोध हम 2024 तक करते रहेंगे। शाहीन बाग विद्यालय के हेडमास्टर है, शाहीन बाग इनको दर्द होना जरूरी है। ये हेडमास्टर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये मास्टर जी हैं वहां के। उस तरह का आपने भी वक्त लिया। मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं ऑडियो सुशील प्रकाश जी, मेरी बहस के अंदर एक व्यक्ति को एक बारी बोलने का एक सेकंड सर, व्यवहार देखिए। अभी आपके आंसुओं में आंसू थे, अभी आप भावुक थे, अभी आपको क्या हो गया? देखिए ये रोने की जो एक्टिंग करता है ना, तुरंत अगले पल में चिल्लाने लगता है। जो वाकई रोता है ना वो चिल्ला नहीं सकता है। ये रोने की एक्टिंग कर रहा था। ये आदमी ग्लिसरीन लगा, मैंने देखा जेब में ग्लिसरीन रख के रोने की एक्टिंग, ये रोने की एक्टिंग कर रहा था। अभी देखो, अभी देखो, चिल्ला रहा है। तुम तड़ाक करना बंद करो, शांति से बैठ के सोचो। आप बदतमीजी मत कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी लोग हैं ये लोग। आपको भी अपनी बात, आपने बोला आपको 1 मिनट चाहिए, आपको गिनती के 2 मिनट मिले, आप अपनी बात रखिए। उससे पहले भी लगता है कहीं पत्थरबाजी शुरू कर दे। दीपक वाजपेयी के भी ऊपर बोलना शुरू कर गए। मुझे लगता है कि आपको आपका वक्त मिला पूरी रंग से, तो आपको बाकियों को मौका देना चाहिए। सुन लीजिए, 20 सेकंड सुन लीजिए, फिर असीम रिबटल तो होना चाहिए। शांति 4 लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमको अप्रोप्रिएट टाइम दीजिए। सरकार में है भाई वो, देखिए उनको नहीं, मेरे सवाल का जवाब सदन में आग लगा देंगे। देखिए सरकार मर्यादा रखिए आप थोड़ी बोलने में। क्या बात करते हैं? एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने बयानों पर माफी मांगनी चाहिए, चिल्लाना बंद करें। सदन में आप लोग सारे सवालों के जवाब देने को तैयार है, या वहां पर भी आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए? ये चाह रहे हैं शांति से जवाब देने को तैयार हो। देखिए आज हमारी पार्टी ने कहा, बड़ी स्पष्टतः कहा, सदन क्यों चलता है? सदन इसलिए चलता है कि प्रश्नोत्तर हो सके और जो भी आपके मन में संशय है उनके उत्तर मिल सके, माकूल उत्तर मिल सके। हम तो चाहते हैं आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछे, एक तरीके से पूछे, उसको जवाब हम देंगे, मगर धक्का मुक्की करना, सदन के अंदर लड़ाई करना, सदन के अंदर पेपर फेंकना, सदन के अंदर दूसरे एमपी को धक्का दे देना। अगला सवाल क्या पुलिस में और सरकार में इतनी ताकत नहीं है वो ताहिर हुसैन को पकड़ ले? मैं जवाब देता हूं।
आप लोग हमसे 3 दिन से क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्यों नहीं पकड़ेगी? जरूर पकड़ेगी और सजा भी होगा। ताहिर हुसैन जेल के अंदर रहेगा और उसको सजा भुगतना पड़ेगा, जिस प्रकार से उसने अंकित शर्मा की हत्या के पीछे उसका हाथ है। जिस प्रकार मतलब ये ताहिर हुसैन के वकील बैठे हैं यहाँ पे, ये झूठा मूठा रोने वाला व्यक्ति ये ताहिर हुसैन का वकील है। कब पकड़ेंगे? क्या आप ये पूछ रहे थे? मतलब ताहिर हुसैन दंगाई है, मानते हैं ना? मानते हैं ना? वेरी गुड। पहली बात शाहीन बाग के लोगों ने माना है कि ताहिर हुसैन दंगाई है। मैं कांग्रेचुलेट करता। पकड़ेंगे, चिंता ना करे। आपके घर में आपके घर में भी छुपा के रखा होगा ना, तो घसीट के निकालेंगे। आप मौलाना सुन लो, और अपने घर में भी तुमने छुपा के रखा होगा ना, तो घसीट के निकालेंगे। जानते हैं इन्होंने छुपा के रखा होगा, इन्होंने दंगा भड़काया। इन्होंने देखिए क्या बोल रहे हैं आप? मर्यादा रखिए। ये आप एक्साइटमेंट है। देखिए मॉनिटर सब कुछ हो रहा है। देखिए कैसे ये हमारे नजदीक भी आ रहे हैं। आप दूर होइए, पहले दूर होइए ना। ये पत्थर से देखिए, नहीं फिजिकली पास ना है। आप डन करिए, प्लीज दूर होइए। आप उधर डन करके बोलिए, आप दूर होइए। मेरी रक्षा करिए। देखिए क्या मेरे पास आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलूंगा ये उचित नहीं है। आप उस तरफ करें, आप उस तरफ, आप पहले दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। आप पहले दूर होइए, दूर होइए। असीम वकार के बाद मुझे जाना है। असीम वकार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवाल का जवाब देंगे। ऑडियो डाउन है आप सबका, अब ऑडियो डाउन है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन है आप लोगों का। एक सेकंड, देखिए ये झूठ मत बोलिए, कोई आपको यहां नहीं जला रहा। फिर आपने झूठ बोला भी यहाँ पर, मुझे मत जलाओ। बिल्कुल, किसने जला आपको? किसने जला आपको? स्टूडियो के अंदर आपको कोई जला देगा? मजाक बना हुआ है क्या देश को आप लोगों ने? नहीं, एक सेकंड रुकिए, मुझे मत जलाओ। किसने? एक सेकंड, मजाक बना हुआ है क्या आपने कि मुझे जला रहे हैं? किसने जलाया आपको? किसने जलाया आपको? अरे देश जला रहा है। कुछ भी बोलते हैं आप लोग। देश जला रही है, जला देंगे। देश जला रही है। देश है। असीम वकार, ऑल ऑडियोज डाउन। असीम वकार के बाद मुझे 40 सेकंड जाना, फिर उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाता हूं। असीम वकार साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आपकी पार्टी के विधायक हैं। अगर बात हम पर आएगी तो हम अमन और अमान रखना जानते हैं, और अमन कैसे जाएगा ये भी हमें पता है। तो ये वार्निंग थी या क्या था? इस बयान का मतलब समझाइए जो पढ़ा मैंने। अमन हमें पता है सर। क्या पता है? अमन माने होता है पीस। तो अगर हम भी आपसे कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि शांति कैसे आती है, पीस कैसे आता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हम कपिल मिश्रा नहीं बनना चाहते। नहीं, प्रॉब्लम हम संबित पात्रा नहीं बनना चाहते। पहली लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी लाइन में और अमन कैसे जाएगा बनाने पे आमादा है साहब। और दूसरी लाइन है और अमन कैसे जाएगा ये भी हमें पता है। अच्छा सुनिए सर, इसका मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, एक बहुत सीरियस बात बोलने जा रहा हूं। जी सर। हाँ, उस पर जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपकी डिबेट पे आज एक बहुत खतरनाक बात हो गई। मैं समझता था कि खालिस्तान जो बनाने वाले लोग थे वो खत्म हो गए, और अब खालिस्तान की कोई बात नहीं करेगा, देश तोड़ने की बात नहीं करेगा। लेकिन अभी आपके चैनल के ऊपर खालिस्तान नाम से पंजाब को संबोधित किया गया। अरे फैक्ट है, इतिहास है, कैसे झुठलाओगे आप उसको? अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे और वो आप गूगल करके देख लीजिए। आप तो कृष्ण जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे खालिस्तान थोड़ी है, खालिस्तान की डिमांड की गई थी उसमें। मैं नहीं, वो खालिस्तान डिमांड की गई, लेकिन खालिस्तान का कोई इतिहास नहीं। आप पंजाब, नहीं सर, आई डोंट एग्री विद इट। इस तरह बातें मत कीजिए। और आपके चैनल पर खालिस्तान की पैरवी की गई। गलती हो गई होगी आपके चैनल पर खालिस्तान की पैरवी की गई। और अमीश देवगन जी, आपने ये गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। डिमांड की जा रही है, नेशनल चैनल पर खालिस्तान को जिंदा किया गया है बीजेपी की उपस्थिति में। यूरोप से की जा रही थी, बीजेपी की उपस्थिति में खालिस्तान को जिंदा किया गया है। बीजेपी के सामने और आपके सामने आपकी मर्जी से खालिस्तान को जिंदा किया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस देशभक्त होने के नाते इस बात का नहीं करता हूं इनके न देश टूट सकता है, न देश झुक सकता है, न देश बांटा जा सकता है। वेदभूषण जी एक मिनट शांत रहिए ना। ये एसीपी की नार्को टेस्ट किया जाए। नहीं देखिए, अब ये इस आदमी की जांच की जाए कि कहीं ये खालिस्तान के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा तो नहीं है। मोहम्मद इस्माइल ने जो बोला अमन कैसे जाएगा, इसका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। ये भी हमें पता है इसका मतलब क्या था। आपने खालिस्तान पे बोला, आपने पंजाब पे बोला, इसका मतलब क्या था? अमन कैसे जाएगा, इसका मतलब क्या है बताइए असीम। खतरे में पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के चैनल के ऊपर आज बैठकर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
एक बात को पकड़ के मत बैठिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अबू आजमी, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार हैं, अबू आजमी हैं, संबित पात्रा हैं, साथ ही में दीपक बाजपेयी हैं, शोहेब जमई हैं और वेद भूषण हैं। मैं असीम वकार, सवाल आप ही से मैं पूछ रहा हूं, आपके विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जो कहा अमन कैसे जाएगा ये भी हमें पता है, इसका जवाब क्या है? अमन कैसे जाएगा, कैसे पता है, इसका जवाब क्या है? मैं आपसे तीसरी बार ये सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या था? सर मैं आपसे तीसरी बार ये पूछ रहा हूं कि आपके चैनल पर सर वो स्लिप ऑफ टंग था, वो वेद भूषण जी ने क्लैरिफाई कर दिया। अगर आपके पास कैसे जवाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल निकलता है, नहीं स्लिप ऑफ टंग ये था, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे खालिस्तान के पक्ष में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे तब कार्यक्रम हो रहे थे, ये उनका कहने का मतलब था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके मोहम्मद इस्माइल, बराबर मत कीजिए, AIMIM के मोहम्मद इस्माइल पक्ष में मोहम्मद इस्माइल ने क्यों बोला, मोहम्मद इस्माइल ने क्यों बोला अमन कैसे जाएगा ये हमें पता है? बताइए आपके विधायक को कैसे पता अमन जाएगा? आपके अध्यक्ष ने जो बात कही उसका जवाब दीजिए। खालिस्तान का समर्थन करते हैं? आपके पास यानी कोई जवाब नहीं। आप लोग खालिस्तान का समर्थन, कोई खालिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता, या खालिस्तान की बात करके उससे जस्टिफाई मत करिए। आप भी खालिस्तान का समर्थक कोई नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 इंडिया समर्थन कर रहा है, अगर कोई होगा तो मेरी डिबेट का हिस्सा नहीं होगा। कर रहे हैं आप समर्थन बैठ कर यहाँ पर, आपके कान बज रहे थे क्या? आप बता नहीं रहे इस आदमी को? ऊंचा सुनते हैं क्या? कान में रुई डाल रखी है क्या? ये देश की पुलिस पर आर्मी पे विश्वास नहीं करते। खालिस्तान अरे सर ये खालिस्तानियों से लड़े हैं, उनके पक्ष में होंगे क्या? रुई लगी हुई है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि संबित पात्रा ने ऐतराज भी किया, संबित पात्रा सरेंडर कर गए। एक सेकंड, संबित पात्रा ने ऐतराज भी किया और फिर सरेंडर कर गए। आपके पास मोहम्मद इस्माइल का जवाब नहीं है? आपके पास कोई जवाब नहीं है? भूषण जी, मोहम्मद इस्माइल का जवाब नहीं है आपके पास? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मेरे से ऐसे मत बोलना, नहीं तो देखना क्या होगा। देखिए आपको जो करना आप करिएगा, आप स्वतंत्र है अपनी चीजों को करने के लिए, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। देश विरोधी बातें करवा रहे हैं। नहीं मैं एक सेकंड, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछूंगा, चाहे इसके लिए आप मेरी जान ले लीजिए। मैं अपनी जान जाने से भी नहीं डरता, देश के हक का सवाल उठाता रहूंगा, तामरुख उठाता रहूंगा, जब तक जान है तब तक उठाता रहूंगा। दोबारा पूछ रहा हूं, देश में अमन हम खो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? जवाब नहीं मिला आपके पास। मैं अबू आजमी का रुख करता हूं। अबू आजमी, अबू आजमी आप बड़े, मैं रिस्पॉन्सिबल नेता मानता हूं आपको, आप बड़े जिम्मेदार नेता हैं, बड़े देश के एक बड़े नेता हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है अमन का संदेश जाना चाहिए? एसटी हसन कह रहे हैं कि, और आप भी उस बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हम राम मंदिर पे चुप रहे, हम 370 पे चुप रहे। 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। 370 का क्या मतलब है मुसलमानों से? था लेना देना। देश में कोई भी इंसान कहीं भी हो, कोई गैर कानूनी काम होगा तो हर इंसान को उसकी मुखालफत करना चाहिए, वही हमारा साथ, कुछ नहीं था। अब आप जब मुझे बताइए, आप अमन की बात कर रहे हैं, अमन कायम करना सरकार की ड्यूटी थी। 4 दिन तक दिल्ली में अमन कायम क्यों नहीं किया? अगरचे वहाँ पर लोग दंगा कर रहे थे और आप कहते हैं मुसलमान ही ज़्यादा थे, तो रोक क्यों नहीं दिया उनको? गोली क्यों नहीं चला दी? सबको रोक क्यों नहीं दिया? लेकिन आप 4 दिन तक लड़ाई होती दे रही। मैं अनीश साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप सबसे सवाल कर रहे हो ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज ये सवाल क्यों नहीं पूछा पात्रा से कि भाई 4-5 लोग सड़क पर जख्मी थे, पूरी दुनिया देख रही है, गला कटा हुआ है, वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके, और पुलिस वाले जाकर उनको डंडे मार के कह रहे हैं कि तुम वंदे मातरम पर तुम राष्ट्रीय गीत पढ़ो, और वो मर रहे हैं, वो जन गण मन पढ़ रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि तुम आजादी चाहिए तुमको, मार रहे आप। लिसन टू मी, खाली चिल्लाइए मत। चिल्लाना अनीस मुझे ज्यादा आता है। सर चिल्लाने इनको चिल्लाना भी आता है, पत्थर फेंकना भी आता है। सही बात। सुनो जरा, दंगाइयों के साथ पुलिस भी पत्थर मार रही थी। क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। पहली बात है अबू को बताइए। नहीं, पहली बात है अबू को बताइए आप
कि आप उस सीन को दिखाइए अबू को कि जब शाहरुख, मोहम्मद शाहरुख बंदूक लेके पुलिस के छाती पे रखता है। इतनी रिस्ट्रेंट थी हमारी पुलिस कि वो चाहे किसी और देश में होता तो शाहरुख के माथे पे, उसके छाती पे गोली मार देती, मगर हिंदुस्तान की पुलिस इतनी रिस्ट्रेंट थी और इतना रेस्पेक्ट करती है कि रिस्ट्रेंट के साथ काम करना है। शाहरुख को बख्श दिया, अब पकड़ में शाहरुख आ रहा है। जी, लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी है, क्या हिंसा जो हो रही थी क्या उसको रोका नहीं जा सकता था? मैं आपसे भी तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं। रोका गया है, पुलिस को हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं इस बहस को आगे भी मैं वादा करता हूं, मैं अबू आजमी आपको वादा करता हूं, जो कुछ आपने एक सवाल उठाया है उस सवाल को मैं जरूर आगे भी लेकर जाऊंगा और उसको मैं पहले भी लेके गया हूं। लेकिन दूसरी बात, 370 राम मंदिर का क्या लेना देना है किसी धर्म से? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वो सर्वमान्य नहीं है? और क्या जो एसटीएसए ने बोला क्या वो जायज है? यही आज का निष्कर्ष है। नमस्कार, अगला शो हम तो पूछें।